गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ओम के नियम की व्युत्पत्ति और कार्बन प्रतिरोध के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो देखिए कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो मैं आपको इन दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ। जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो होता है ml अपॉन एन स्क्वायर टो ए, और जो रो का फॉर्मूला होता है वो होता है m अपॉन एन स्क्वायर इंटू टो। ये हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था और ये किसका पढ़ा था, रो का। यहाँ r प्रतिरोध को बता रहा है और रो किसको बता रहा है, प्रतिरोधकता को। यहाँ m है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और जो l है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी चालक की लंबाई आपने कितनी ली है। जो n है वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी चालक में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो e है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टॉप को मैंने बताया था ये क्या है, विश्रांति काल। और यहाँ पे जो a है वो है एरिया, किसका एरिया, जो आपने कंडक्टर लिया है। जैसे ये मान लो कंडक्टर लिया है तो a इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और l इसकी क्या है, लेंथ, और इसके एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको बोला गया है n, e चार्ज है। अब देखिए क्या कहा गया है, जो टॉपिक है वो क्या है कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, पहले तो प्रतिरोध पे फिर किस पे देखेंगे, प्रतिरोधकता पर। अब देखिए मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूं कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओ। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है। तो आपको पता है जो भी कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर, उसके पास बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे होगा क्या कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी मिलेगी। और बताओ जब इनको एनर्जी मिलेगी तो इनकी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ जाएगी। तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो यानी आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हुआ क्या कि जो इसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी मिली तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब उनके चलने की स्पीड बढ़ गई, यानी उनकी स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई। और जब स्पीड बढ़ गई तो मुझे ये बताओ कि टो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टो होता क्या है, टो होता है विश्रांति काल। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्रांति काल कम होगा या ज्यादा होगा, भाई विश्रांति काल बढ़ेगा या घटेगा। तो देखो आपने किया क्या कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस कंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसका मतलब इनकी क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो देखो टो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो मैं रिपीट कर देता हूं कि टो था क्या, टो को आपने बोला था विश्रांति काल, और इसकी जो डेफिनेशन दी थी आपने वो क्या दी थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी कर्नल से टक्कर करता है, कर्नल का मतलब वो पदार्थ जिसने अपने में से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले किसी कर्नल से टकराता था और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती थी, 0। फिर ये घूम फिर कर वापस आकर इससे टकराता था। तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी धनायन से दो क्रमागत टकरों के मध्य लिया गया समय क्या कहलाता था, विश्रांति काल। तो बताओ विश्रांति काल घटेगा या बढ़ेगा। तो देखो हुआ क्या, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी। तो स्पीड बढ़ने का मतलब हुआ क्या कि सपोज दैट जो पहले इलेक्ट्रॉन था मान लो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हुआ क्या कि ये स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ गई तो हुआ क्या कि ये 8 मीटर पर सेकंड या सपोज करो कि ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गया। और जब इसकी स्पीड बढ़ गई इसका मतलब इस जो ये दो टकरों में लगने वाला समय बढ़ा या घटा, लगने वाला समय क्या हो गया, घट गया। तो टो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हुआ क्या कि आपने जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वैसे वैसे क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ने से हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन द्वारा एक धनायन से दो क्रमागत टकरों के मध्य लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब टो क्या हो गया, कम हो गया। और अगर टो कम हो गया तो देखो आर में अगर मैं टो का मान कम करूंगा तो आर बढ़ेगा या घटेगा। देखो टो क्या है, डिनोमिनेटर भाग में है तो कम होगा, तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप टो को कम करोगे तो रो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या, पहले इसमें हम दो केस देखेंगे कि पहले केस में हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ी तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी धनायन से दो क्रमागत टकरों के मध्य लगने वाला टाइम क्या हो गया, कम हो गया, यानी टो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टो डिक्रीज हुआ तो फर्क क्या पड़ा, आर भी बढ़ गया और रो भी क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि टो क्या है, दोनों में ही भाग में है।
अब देखो दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी मान लो कंडक्टर है, तो आपको पता है कंडक्टर है तो वो किससे मिलकर बना होगा, किसी मेटल से बना होगा या किसी एटम से मिलकर बना होगा। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, तो कंडक्टर भी तो कोई मटेरियल है, इसका मतलब वो भी किससे मिलकर बना होगा, एटम से। तो क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम होंगे, और आप जानते हो एटम की स्ट्रक्चर मैंने पीछे के लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है कि एटम के बाह्यतम कोश में कौन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेंटर पार्ट में, प्रोटॉन, और कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हुआ क्या कि इस बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, इस कक्षा से बाहर आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएंगे। तो बताओ जब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इस बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित है इलेक्ट्रॉन वो फ्री नहीं हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएंगे इसका मतलब यहाँ पे जो ये n था वो क्या था, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो था। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ गए। तो इसका मतलब होता क्या है, दूसरा केस ये है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो होगा क्या कि आपको पता है कोई भी कंडक्टर परमाणु से मिलकर बना होता है, और जैसे जैसे उसको एनर्जी मिलेगी तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन दुर्बल बंध से बंधे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो जिससे होगा क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये दूसरा केस था। तो अब बताओ जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे तो होगा क्या, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू बढ़ेगी, तो बताओ r घटेगा या बढ़ेगा, r घटेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली संख्या बढ़ रही है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो r क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रो में भी देखो n बढ़ेगा तो रो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने टेम्परेचर की दो स्टडी की। पहली स्टडी तो हमने क्या की कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ी तो इसका मतलब उनकी स्पीड बढ़ी। स्पीड बढ़ी तो एक जो विश्रांति काल है उसका मान क्या हो गया, कम हो गया। और जब आप विश्रांति काल टो का मान कम करोगे तो आर भी बढ़ जाएगा और कौन बढ़ जाएगा, रो बढ़ जाएगा। सेकंड केस में हमने क्या किया कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो किसी भी जो कंडक्टर है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो गए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए दोनों ही केस में तो क्या हुआ, आर भी डिक्रीज हो गया और रो भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब देखिए हम अलग अलग स्टडी करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आए। पहला तो ये निकल के आया कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टो का मान कम होता है, जिससे होगा क्या, आर भी बढ़ेगा और रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो दूसरा केस है वो या दूसरी स्टडी हमारे सामने क्या आई कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिससे होगा क्या, आर भी कम होगा और रो भी क्या होगा, कम होगा। तो टेम्परेचर का ये दो इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट कौन से केस में इफेक्टिव है। तो देखिए पहली बात हम करते हैं कंडक्टर्स के लिए। किनके लिए बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए। और कंडक्टर्स मतलब चालकों के लिए। तो अब मुझे बताओ चालकों के लिए पहला केस ज्यादा इफेक्टिव होगा या दूसरा केस ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टो कम होगा तो उनके लिए आर बढ़ेगा, रो बढ़ेगा, या आर घटेगा या रो घटेगा। तो मैं एक बार दूसरे केस को बात करता हूं। तो दूसरा केस क्या है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मुझे बताओ जब मैंने आपको ये कंडक्टर्स पढ़ाए थे तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में कंडक्टर के कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 की पावर 29, यानी मिलियन बिलियन। ये तो केवल 1 मीटर क्यूब की है। अगर आप कंप्लीट कंडक्टर की बात करो तो उसमें तो बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे बताओ अगर थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ गया। भाई आपने समुद्र में अगर 1-2 बोतल पानी की डाल दी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, समुद्र तो पहले ही था अब भी था है। तो इसका मतलब क्या बताओ ये दूसरा जो है ये वैलिड है या इफेक्टिव है कंडक्टर्स के लिए, नहीं इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि चालकों के पास पहले ही बहुत अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर थोड़े बहुत टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ कौन सा कारक ज्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पहला कारक इफेक्टिव है। तो हम क्या लिखेंगे कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। हाँ
तो देखिए आपने क्या पढ़ा कि चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कभी कभार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध व ताप के मध्य ग्राफ बनाओ, या पूछा जा सकता है प्रतिरोधकता एवं ताप के मध्य ग्राफ बनाओ। तो क्या हो रहा है कि ताप के साथ जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे होगा क्या, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा और प्रतिरोधकता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो इनका ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। दोनों सेम ही ग्राफ है, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, आर भी बढ़ रहा है और ओ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ होगा। तो पहला आपने किसके बारे में पढ़ा, कंडक्टर्स के बारे में। पहले आपने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टो का मान कम हो जाता है, जिससे आर और ओ बढ़ जाता है, और दूसरे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिससे आर और ओ का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमने पहले स्टडी किसके लिए की, कंडक्टर्स के लिए। तो मैंने वहां पे बताया कि कंडक्टर्स के पास वैसे भी बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कौन सा कारक यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, पहला कारक। अब हम दूसरी बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेकंड है वो है फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। तो अब हम बात करेंगे अर्धचालकों के लिए। तो अर्धचालकों के लिए अब देखिए वही दो कारक। पहला कारक तो क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, टो का मान कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आर भी बढ़ जाएगा और रो का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा केस कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आर भी घट जाएगा और ओ भी घट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कौन सा कारक ज्यादा इफेक्टिव होगा। देखिए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके पास वैसे ही बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उनके पास बहुत कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके लिए अगर आप थोड़ा सा भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे मान लो कि किसी के पास भोजन नहीं है, उसको अगर एक टाइम का भी आप भोजन देते हो तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार कि सेमीकंडक्टर के पास पहले से ही बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसके पास अगर थोड़े बहुत भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे पहला कारक इफेक्टिव ना होकर कौन सा कारक इफेक्टिव हो जाएगा, दूसरा कारक। अर्थात अर्धचालकों का जब आप ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जिससे प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी कम होता है और प्रतिरोधकता भी क्या होती है, कम होती है। तो चालकों के लिए तो कौन सा कारक इफेक्टिव था, चालकों के लिए तो पहला कारक इफेक्टिव था, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। और जो अर्धचालक होता है उनके लिए दूसरा कारक इफेक्टिव हो जाता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, प्रतिरोध भी घटेगा और प्रतिरोधकता भी घटेगी। तो इनके लिए अगर मैं आर व टी तथा रो व टी के मध्य ग्राफ बनाऊं तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। अब क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर के साथ साथ प्रतिरोध भी घट रहा है और प्रतिरोधकता भी घट रहा है, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। तो ये सेकंड केस था, किनके लिए था, सेमीकंडक्टर्स के लिए। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड है वो है फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर को हिंदी में बोला जाता है कुचालक। तो अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, कुचालकों के लिए। तो देखिए कुचालकों में क्या फर्क पड़ता है। तो कुचालकों के लिए जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है वो होता है रो नॉट ई की पावर इजी अपॉन 2kBT। ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता का। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, जब आप बीएससी एमएससी करेंगे तब इस फॉर्मूले के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर इजी अपॉन 2kBT। यहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता। रो क्या है, प्रतिरोधकता किसी तापमान पर, किसी तापमान मान लो T मान लो। और रो नोट क्या है, प्रतिरोधकता किस पर है, 0 डिग्री ताप पर। यहां जो Kb है वो है बोल्ट्जमान नियतांक। क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक। और जो Eg है वो क्या है, वो है वर्जित ऊर्जा अंतराल। और T यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान। तो फॉर्मूला क्या है कुचालकों के लिए, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर इजी अपॉन 2kBT। यहाँ पे रो क्या है, प्रतिरोधकता है, वो किसी तापमान T पर है।
जो रो नोट है वो प्रतिरोधकता है कितने डिग्री ताप पर, 0 डिग्री ताप पर। केपी क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है। ईजी यहाँ पे क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर। तो आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो रो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि तापमान बढ़ाने पर कुचालकों की प्रतिरोधकता का मान कम होता जाता है। क्या होता जाता है, प्रतिरोधकता का मान कम होता जाता है। तो ये क्या था, थर्ड केस था, वो था कुचालकों के लिए। अब हम फोर्थ बात करते हैं। फोर है सम एलोय। एलोय का मतलब होता है मिश्र धातु। तो जैसे इसके एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मैंगनीज है, यूरेका या कॉन्स्टेंटन। तो आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, तो अगर आपको कोई वायर लेना हो तो आप हमेशा इन तीन धातु में से एक धातु सिलेक्ट करते हैं। मैंगनीज का भी ले सकते हो, यूरेका का भी ले सकते हो, और कॉन्स्टेंटन का भी ले सकते हो। ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर अक्सर पूछा जा सकता है कि ये जो वायर बने होते हैं, वो जो आप प्रैक्टिकल लैब में जो वायर काम में लेते हो, वो मोस्टली मैंगनीज, यूरेका या कॉन्स्टेंटन धातु के बने होते हैं। तो सवाल आता है कि सर ये मैंगनीज, यूरेका या कॉन्स्टेंटन धातु के ही क्यों बने होते हैं। तो देखिए मैं उसका जवाब देता हूं कि आपने अभी जब चालक पढ़े तो चालकों के बारे में आपने क्या कहा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आर भी बढ़ेगा और ओ भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब आपने अर्धचालकों की बात की तो अर्धचालकों के लिए आपने क्या कहा कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर भी घटेगा और रो भी घटेगा, ठीक है। और कुचालकों के लिए भी रो कम होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो अब जो ये जो केस है कि आप जब कुछ अलॉय लेते हो, जैसे कुछ मिश्र धातुएं लेते हो, जैसे मैंगनीज, यूरेका, कॉन्स्टेंटन, तो इन पे होगा क्या कि इनका जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो आर कांस्टेंट रहेगा, यानी आर के मान में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो हम वायर ले रहे हैं या हम जो मटेरियल ले रहे हैं वो टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। अब देखो अगर आप कोई चालक का लोगे तो टेम्परेचर जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा लैब में, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर वहीं सेमीकंडक्टर का होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में पूरे टाइम पे जो उसका रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहे, सेम रहे। इसलिए हम कुछ ऐसी धातुएं बना लेते हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो भी आर के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आर क्या रहेगा, नियत रहेगा। इसलिए जो ये वायर होते हैं लैब में वो किन किन के बने होते हैं, वो हो सकते हैं मैंगनीज के हो या यूरेका के हो या कॉन्स्टेंटन धातु के बने होते हैं। और क्यों बने होते हैं, क्योंकि इनके आर का मान नियत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर बदलता नहीं है, आर बदलता है बट बहुत कम चेंज होता है। इसलिए उस चेंज को हम क्या करते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो हमने 4 केस स्टडी किए। पहला हमने चालकों के लिए, तो मैंने बता दिया कि चालकों के लिए क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आर भी बढ़ेगा और रो भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा केस हमने किसके लिए पढ़ा, अर्धचालकों के लिए। तो अर्धचालकों के लिए आपने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर भी घटेगा और रो भी क्या होगा, घटेगा। फिर आपने कुचालकों के लिए, तो कुचालकों के लिए आपने क्या कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। और जो चौथा केस था वो था समकुछ मिश्र धातुएं। और मिश्र धातुओं के बारे में आपने क्या कहा कि चाहे तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे कम करो, जो आर और रो है वो क्या रहेगा, नो चेंज। तो ये 4 केस स्टडी किए थे। एक जो टेम्परेचर जो चालकों के लिए है, तो वहां पे तो आपने पहला कारक ज्यादा इफेक्टिव बताया। क्यों बताया, क्योंकि इनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें आपने सेकंड केस ज्यादा इफेक्टिव बताया। क्यों बताया, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, और अगर थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो। तो देखिए क्या है, तो मैं मानता हूं कि मान लो कि आपके पास T1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर ले रखा है। क्या ले रखा है कि T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रखा है। उस टाइम जो आपने कोई वायर ले रखा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लो है RT1। क्या है कि जब आपने टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस लिया तो जो आपका रेजिस्टेंस था वायर का वो कितना था, RT1 था।
अब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं और टेम्परेचर को कर देता हूं T2 डिग्री सेल्सियस। तो देखा गया कि R का मान कितना हो गया, RT2। तो क्या किया स्टार्टिंग में हमने कि जब हमारे पास ताप T1 डिग्री सेल्सियस था तो उस टाइम रेजिस्टेंस कितना था, RT1। जब हमने टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस किया तो रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया, RT2। इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, बताया जा सकता है, जैसे सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस पे मान लो प्रतिरोध का मान 50 ओम था, फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कितना हो गया, 150 ओम हो गया। तो बस यही केस है कि T1 डिग्री सेल्सियस पे R का मान कितना है, RT1, और T2 डिग्री सेल्सियस पे R का मान कितना है, RT2। अगर मैं पूछूं कि बताइए प्रतिरोध में कितना चेंज हुआ, तो मैंने आपको क्या पूछा कि बताओ प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ। तो जब आप प्रतिरोध में परिवर्तन निकालोगे तो क्या आप उसको डेल आर नहीं बोलोगे। डेल मैंने हमेशा क्या कहा है कि फिजिक्स में कहीं भी डेल आए वो किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, आर। इसका मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है, प्रतिरोध में हो रहा है। तो जब आप प्रतिरोध में परिवर्तन बताओगे या किसी भी राशि में परिवर्तन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया है कि आप हमेशा क्या करोगे, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति माइनस करोगे। तो बताओ यहां किसकी बात हो रही है, यहां स्थिति तो है ही नहीं ना, यहां तो किसकी बात हो रही है, प्रतिरोध की। तो क्या होगा, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध। तो देखिए अंतिम प्रतिरोध, प्रारंभिक यहां क्या है, RT1, और अंतिम कितना है, RT2। तो पहले आप क्या लिखोगे, अंतिम प्रतिरोध, तो क्या लिखोगे, RT2 माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, RT1। तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया डेल आर का। डेल यहाँ परिवर्तन को शो कर रहा है और आर यानी परिवर्तन किस में हो रहा है, प्रतिरोध में। तो प्रतिरोध RT1 से RT2 पहुंच गया, तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति आपने निकाल ली। अब देखो ये स्टडीज, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्सपेरिमेंट ये कहते हैं कि जो ये डेल आर है ना, इसमें जो परिवर्तन है, जो डेल आर, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला ये डिपेंड करता है डेल टी पे, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, और जो दूसरा है वो कारक है वो डिपेंड करता है प्रारंभिक प्रतिरोध पर। तो जो ये परिवर्तन है प्रतिरोधों में वो किस किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध में परिवर्तन एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर के गैप पे, कि भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर का गैप होगा या जितना ज्यादा तापमान में परिवर्तन होगा उतना ही डेल आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो दूसरा है जो प्रतिरोध में परिवर्तन है वो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध पर, यानी आर नोट का मान ज्यादा है तो जो डेल आर होगा वो क्या मिलेगा आपको, ज्यादा। तो इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं और इसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड दे दूं, तो देखो यहां से ऐसा नहीं लिखा जा सकता डेल आर समानुपाती आर नोट डेल टी, यस और नो। अब यहां से आप क्या करोगे, इस समानुपाती का चिन्ह उठाओगे। तो देखो यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहां जो समानुपाती का चिन्ह है ना वही आपको आगे मिलेगा, यानी यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है अल्फा, आर नोट डेल टी। और ये जो अल्फा होता है ना यह कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक। यहां से अगर मैं कहूं कि बताइए अल्फा का मान कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, डेल आर अपॉन आर नोट डेल टी। और डेल आर को देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जा सकता है, आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन आर नोट कितना है, आर टी वन डेल टी। तो ये होता है अल्फा का फॉर्मूला। और अल्फा कहलाता क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि आपने पहले एक टेम्परेचर ले लिया जिसको आपने T1 डिग्री सेल्सियस नाम दिया, और आपने बोला कि उस पर जो प्रारंभिक प्रतिरोध है उसकी वैल्यू क्या है, RT1। तो फिर जब आपने दूसरा टेम्परेचर लिया T2 डिग्री सेल्सियस, उस पे जो आपको रेजिस्टेंस मिला वो कितना मिला, R2। फिर मैंने कहा बताओ परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन हमेशा आप अंतिम स्थिति में से क्या करते हो, प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर देते हो। तो यहाँ प्रतिरोध में परिवर्तन है तो अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, तो अंतिम प्रतिरोध RT2 और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है, RT1। तो और फिर जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ये बताती है कि जो ये परिवर्तन में प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो तापांतर के समानुपाती होता है तथा प्रारंभिक प्रतिरोध के भी क्या होता है, समानुपाती। तो यहां से डेल आर बराबर, यहाँ जो समानुपाती का चिन्ह हटाया तो आपने एक कांस्टेंट से गुणा किया जिसको क्या नाम दिया गया, अल्फा। और अल्फा क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल आर अपॉन आर नोट डेल टी। अब अगर कभी कभार पूछा जा सकता है कि अल्फा का मात्रक क्या होगा, तो देखिए अल्फा का फॉर्मूला क्या है कि डेल आर अपॉन आर नोट डेल टी। तो देखिए डेल आर
आर मतलब प्रतिरोध, और नीचे भी क्या है आर नोट, ये भी किसको शो कर रहा है प्रतिरोध को, तो दोनों ही प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, तो ओम से ओम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ अल्फा का मान क्या बचेगा 1/Δt। बताइए यहाँ पे जो टी है वो किसको बता रहा है टेम्परेचर को, और तापमान का मात्रा क्या होता है केल्विन, तो अल्फा बराबर 1/Kelvin, या अल्फा का मात्रा क्या आ जाएगा केल्विन इनवर्स, या हो सकता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो ये अल्फा का क्या होता है मात्रक होता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है देखिए, हाँ तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है जिसका 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 50 ओम। जब इसको एक पात्र में रखा जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़कर कितना हो जाता है 80 ओम। तो वह तापमान ज्ञात कीजिए जिस पर यह घटना घटित होती है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले आप उसमें जो वैल्यूज गिवन है आप वो लिखिए। तो देखिए सबसे पहले टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये किसका मान दिया हुआ है, ये T1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप लिख दो 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरा R T1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 ओम। आगे बढ़ो, T2 का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, ये तो पूछा है तो क्वेश्चन मार्क। R T2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 ओम। अल्फा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.8 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, अभी भी मैंने इसका मात्रक बताया है। अब देखिए हम जानते हैं अल्फा का फॉर्मूला क्या कहता है, वो ये कहता है RT2 माइनस RT1/RT1 यही कहता है। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, अब देखिए इस फॉर्मूले में मान रखिए RT2 की वैल्यू कितनी है 80 माइनस RT1 की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन RT1 की वैल्यू कितनी है 50 इंटू डेल टी, और यहाँ अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 3.8 इंटू 10⁻³ अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ डेल टी का पक्षांतरण कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू 80 माइनस 50 कितने हो गए 30, तो 30 अपॉन 50 इंटू 3.8 इंटू 10⁻³ अब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो डेल टी की वैल्यू आएगी 157.9 डिग्री सेल्सियस। कितना मान आ गया डेल टी का 157.9 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्या कहा था कि डेल टी, डेल हमेशा किसको शो करता है परिवर्तन को, और परिवर्तन आप हमेशा क्या करते हो अंतिम स्थिति में से क्या करते हो प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हो। और किसकी स्थितियों को माइनस करोगे, देखो डेल के मल्टीप्लाई में कौन है टी, टी यहाँ क्या है टेम्परेचर यानी तापमान, तो डेल टी को आप क्या लिखोगे कि अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान, तो अंतिम तापमान मान लो T2 है और प्रारंभिक तापमान क्या है T1, तो डेल टी की जगह क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, तो यहाँ रखो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 157.9 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ आपको T1 क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ T1 का मान रख दो, तो T2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 157.9 डिग्री सेल्सियस। बताओ अगर मैं यहाँ से T2 निकालूं तो इस माइनस का क्या हो जाएगा पक्षांतरण, तो ये इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा 177.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये था इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। और जो ये एक छोटा सा नोट, जो अल्फा की वैल्यू होती है वो जो चालक होते हैं उनके लिए तो कैसी होती है, चालकों के लिए अल्फा का मान हमेशा कैसा होता है धनात्मक होता है, कैसा होता है धनात्मक होता है। और जो अर्धचालक होते हैं उनके लिए अल्फा का मान कैसा होता है, अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान होता है ऋणात्मक, कैसा होता है ऋणात्मक। और जो मैंने आपको एक केस और पढ़ाया था एलोय का, जो मिश्र धातुएं उनके लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है उसका मान होता है लगभग 0, कितना होता है 0। तो चालकों के लिए अल्फा का मान हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव धनात्मक, अर्धचालकों के लिए कैसा होता है ऋणात्मक नेगेटिव। और जो मिश्र धातुएं होती है उनके लिए अल्फा का मान क्या होता है लगभग 0। आपके जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।